हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपी पीसीएस प्री 2022 जो कि 12 जून को होने वाला है और तैयारी भी बड़ी अच्छी चल रही होगी, ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना है। इसी का बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। यूपी स्पेशल करंट अफेयर और ट्रेडिशनल दोनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। और पिछली बार आप लोगों ने देखा भी था, जो प्रश्न पूछे गए थे, जो सोर्स है बायजूस एग्ज़ाम प्रेप से ही ये करंट तैयार कर रहे हैं। करंट अफेयर हम यूपी स्पेशल हो चाहे जो मंथली मैगजीन होती है, दोनों यहीं से कवर हो रहे हैं। और लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें अच्छा खासा बेनिफिट भी मिला था। और इस बार जो बीपीएससी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम्स हुए अभी हाल में या लास्ट ईयर के, अच्छा खासा बेनिफिट मिला है जिन्होंने पढ़ा था इस मैगजीन को, है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश विशिष्ट करंट अफेयर, जैसे कि आपको पता है कि पिछला वाला जो वीडियो था उसमें जनवरी और फरवरी 2022 का हमने एक साथ कवर कर रखा था। आज हम जो वीडियो देखेंगे उसमें मार्च और अप्रैल दोनों महीने का एक साथ रहेगा। मार्च और अप्रैल का मतलब है कि मार्च का ही करंट अफेयर होगा और अप्रैल का ही करंट अफेयर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि मार्च का करंट अफेयर तैयार करा रहे हैं तो वो फरवरी का कवर करेंगे, अप्रैल वाले में मार्च का कवर, ऐसा ना कुछ नहीं, ठीक है। मार्च वाले में मार्च का कवर हो रहा और अप्रैल वाले में अप्रैल का कवर में होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है अभी सबसे पहले तो मार्च 2022 का देखेंगे, फिर उसके बाद अप्रैल का भी देख लेंगे इसी में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने जीते 5 पदक। मार्च 2022 में कोलकाता में हुआ ही 19वीं सीनियर और 14वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 1 कांस्य पदक, मतलब 5 पदक जीते हैं। 24 राज्यों के 150 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय पैरालंपिक समिति के अधिकार के तहत आयोजित किया गया ये खेल, है ना। सुमित कुमार ने सीनियर्स 97 केजी किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। नाम क्या है? सुमित कुमार नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं कि 20 मार्च 2022 से आगरा में शुरू हुआ ताज महोत्सव, ठीक है। कब से शुरू हुआ? 20 मार्च से, ठीक है। कला शिल्प संस्कृत के 10 दिवसीय होता है, याद रखना भाई, ठीक है। ताज महोत्सव का उद्घाटन 20 मार्च को हो गया आगरा के शिल्पग्राम में। 29 मार्च 2022 तक चले गए। सांस्कृतिक उत्सव की विषय वस्तु रही आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। विषय याद रखना है, त्यौहार में कश्मीर, वाराणसी, पश्चिम बंगाल, फरीदाबाद, पंजाब, छत्तीसगढ़, कई अन्य राज्यों के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित की गई कृतियाँ भी इसमें शामिल रही, ठीक है। आगे देखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 25 मार्च को इन्होंने शपथ ली है भाई। अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया इन्होंने। कब? 25 मार्च को, ठीक है। ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, ठीक है। 2 लोग हैं, याद रखना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 18 कैबिनेट मंत्रियों समेत 34 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री हैं। कार्यकाल याद रखना, मतलब इनका जो, ठीक है, वह लगातार दूसरा कार्यकाल जीतने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं भाई, ये भी याद रखना, ठीक है। बिना चीर फाड़ लगेगा सर्वाइकल कैंसर का पता, बीएचयू ने खोजा तरीका। केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू के एक अध्ययन में रोगियों में बिना चीरफाड़ के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका ढूंढ निकाला है। अध्ययन सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए निदान विकसित करने में बहुत उपयोगी हो सकता है, जो दुनिया भर में महिलाओं की मृत्यु के शीर्ष कारकों में से एक है। तो किसने खोजा? केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू ने, ठीक है। इस शोध के नतीजे सर्वाइकल कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण नई दिशा दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का एकमात्र तरीका क्या था? टिश्यू बायोप्सी, ठीक है। ये भी याद रखना हमें, टिश्यू बायोप्सी, जो काफ़ी दर्द भरा होता ही है, ये सबके लिए आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता, ठीक है।
भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण जीता। भारत के युवा शूटर हैं ये। मिस्र के काहिरा में जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चल रहा था, उसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 19 साल के हैं भारतीय शूटर, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीते हैं। फाइनल मुकाबले में सौरभ ने जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को 16-6 से हराया है। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। और याद रखना भैया कि सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव है कलीना के रहने वाले हैं, एक किसान के बेटे। कहाँ के हैं भैया? मेरठ के रहने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोफेसर दीपक धर बने बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। घोषणा के अनुसार IIT कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को 2022 के लिए बोल्ट्जमान पदक से नवाजा गया। बोल्ट्जमान पदक है। ठीक है, इसके साथ ही यह पदक प्राप्त करने वाले वो प्रोफेसर दीपक धर पहले भारतीय बन गए। और ध्यान रहे कि प्रोफेसर धर को यह पुरस्कार सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में भैया उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। ठीक है, यह भी याद रखना है कि स्टैट फिश सम्मेलन में इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स संस्था का नाम याद रखना की ओर से सांख्यिकी भौतिकी पर हर 3 साल में यह पदक दिया जाता है। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022। कहाँ? वाराणसी के तुलसी घाट पर 5 दिवसीय है, याद रखना है। 48वां संस्करण रहा, ये भी ध्यान रखना है। मेले का आयोजन महाराजा बनारस विद्यान्यास ध्रुपद समिति के तत्वावधान में किया गया। ध्रुपद मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी मार्च महीने में आयोजित किया जाने वाला 5 दिवसीय संगीत उत्सव भैया फरवरी मार्च में, जिसमें भाग लेने और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए पूरे भारत से प्रख्यात संगीत कलाकार आते हैं। ठीक है, आगे है देबाशीष पांडा बने भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। कौन? नाम है देबाशीष पांडा। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग के पूर्व सचिव भी रहे हैं ये देबाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, इससे पहले उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं भाई। 1987 के बैच के 2 साल के कार्यकाल के बाद जनवरी 2022 में वित्तीय सेवाओं के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे और पांडा यहाँ इस पद पर सुभाष चंद्र खुटिया का स्थान लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां अधिवेशन प्रयागराज में हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भैया प्रयागराज में हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय 73वां अधिवेशन परिसंवाद 12 मार्च को 27 साल बाद प्रयागराज में हुआ है। ठीक है, सम्मेलन में 111 साल के इतिहास में 7 बार हुआ है इलाहाबाद में आयोजित। ठीक है, अंतिम बार 1994 में इसका आयोजन किया गया था। अधिवेशन में कई प्रांतों के साहित्यकारों ने भाग भी लिया। आगे देखते हैं। लखनऊ से उत्तराखंड के बीच 300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस बनाया जाएगा। लखनऊ से उत्तराखंड के बीच में 300 किलोमीटर का गोमती एक्सप्रेस वे बनेगा। नाम है गोमती एक्सप्रेस वे। तो ठीक है, याद रखना लखनऊ से उत्तराखंड के लिए बनेगा। राजमार्ग गोमती नदी किनारे बनेगा और दुधवा नेशनल पार्क को जोड़ते हुए उत्तराखंड के नैनीताल में हल्द्वानी शहर को जोड़ेगा। ठीक है, गोमती एक्सप्रेसवे बनाने के खर्च का भी आकलन हो चुका है। जमीनी अधिग्रहण, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, सर्विस रोड समेत पूरी परियोजना का करीब 15,040 करोड़ रुपया खर्च भी आएगा इसमें। इसे बनाने के लिए केंद्र सरकार से भी मदद ली जाएगी। सिटी डेवलपमेंट प्लान में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। गोमती एक्सप्रेसवे के 2027 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद। कब तक भैया? 2027 तक। आगे देखते हैं। नमो घाट नाम से जाना जाएगा वाराणसी का खिड़किया घाट। खिड़किया घाट का नया नाम क्या हो जाएगा? नमो घाट हो जाएगा। ठीक, वाराणसी खिड़किया घाट की पहचान नमो घाट के रूप में होगी। खिड़किया से आदि केशव घाट के बीच में बन रहे नए घाट का नाम नमो घाट करने की तैयारी है। ठीक है, कहाँ से? खिड़किया से आदि केशव घाट तक। खिड़किया घाट पर बनी नमस्कार मुद्रा की तरह एक और आकृति लगाई जाएगी। इसकी ऊंचाई होगी 75 फीट की। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कार्यदायी संस्था के साथ बैठक में अप्रैल तक इसे तैयार करने का निर्देश भी दिया है। ठीक है, वाराणसी में हुआ पुतुल उत्सव का आयोजन। पुतुल उत्सव कहाँ हुआ भैया? वाराणसी में। विश्व कठपुतली दिवस के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी,
पुतुल उत्सव का आयोजन वाराणसी के 80 घाट, कहाँ पे, वाराणसी तो है ही है, 80 घाट भी याद रखना। इस उत्सव को देश के 5 बड़े शहरों में आयोजित किया गया था। खास बात यह है कि इस बार पुतुल उत्सव आज़ादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगा हुआ, और यही वजह है कि इसकी थीम भी आज़ादी के रंग पुतल के संग ये रहेगी इसकी थीम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग जारी हो गई है, ठीक है। केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय ने, कई बार मंत्रालय का नाम पूछा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। स्मार्ट सिटी शहरों की रैंकिंग जारी हुई है। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में वाराणसी टॉप पर रहा भैया, जबकि कानपुर 6वें से 4थे पर आ गया, ठीक है। रैंकिंग अच्छी होने की बड़ी वजह पिछले दिनों तेज़ी से हुए विकास कार्यों को माना जा रहा है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से फरवरी की जारी रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर रहा है। टोटल में भोपाल पहले स्थान पर, जबकि इंदौर दूसरे स्थान पर पहुंच गया। देश की रैंकिंग में टॉप 10 में प्रदेश के 3 शहर हैं, उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं टॉप 10 में, वाराणसी, आगरा और लखनऊ। और यूपी में देखा जाएगा तो वाराणसी टॉप पर है, ठीक। अगला है, आगे है, IIT कानपुर के प्रोफेसर अरुण शुक्ला को खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। कौन है? अरुण शुक्ला, IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, इनको खोसला पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार। जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स की संरचना, कार्य और मॉड्यूलेशन क्षेत्र में शोध कार्य करने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बायोलॉजिस्ट और प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला को विज्ञान का प्रतिष्ठित खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो विज्ञान का प्रतिष्ठित पुरस्कार भैया खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार। वर्तमान में डॉक्टर शुक्ला IIT में बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग में जायगिल चेयर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर शुक्ला ने जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स की संरचना, कार्य, विनियमन को समझने के लिए शोध किया है। नीति आयोग ने जारी किया, क्या जारी किया? निर्यात तत्परता सूचकांक 2021। किसने जारी किया? नीति आयोग ने, ठीक है। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना। गुजरात लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र दूसरे साल मतलब गुजरात पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, कर्नाटक को तीसरा स्थान मिला है। तो भैया गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 3 याद रखना रैंक। उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है, ठीक। नीति आयोग की तरफ से जारी होने वाले निर्यात तत्परता सूचकांक के जरिए राज्यों की निर्यात संभावनाओं प्रदर्शन के लिए लिहाज से राज्यों की तैयारी का आकलन किया जाता है, ठीक है। आगे है, IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। IIT कानपुर के द्वारा शोधकर्ता है वहाँ के, एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगस बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। IIT कानपुर के निदेशक हैं अभय करंदीकर ने कहा कि किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए IIT कानपुर ने खेती के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अधिक प्रयास किया है, ठीक। नैनो पार्टिकल्स कृषि उत्पादकता में वृद्धि करते हुए फसल संक्रमण के जोखिम को कम करेंगे, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ओम्बड्स पर्सन ऐप विकसित किया है। ओम्बड्स पर्सन मनरेगा से संबंधित होगा, क्योंकि मनरेगा के चित्र भी बना हुआ है। मनरेगा से संबंधित शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय ने ओम्बड्स पर्सन ऐप विकसित किया। अब मनरेगा में काम, भुगतान या फिर किसी अन्य तरह की परेशानी हो रही है तो आपको ब्लॉक, तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे भाई? मनरेगा श्रमिकों के इस ऐप की मदद से मनरेगा से जुड़ी समस्याओं का घर बैठे समाधान होगा। यह ऐप मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उस्ताद अमजद अली खान पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए। उस्ताद अमजद अली खान को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र के थाड़े शहर में रविवार को आयोजित हुआ मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। देश के जाने माने बांसुरी वादक हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश को मिला तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार।
ये पिछले वाले में भी हमने देख रखा है फिलहाल। जल शक्ति मंत्रालय का तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 मिला उत्तर प्रदेश को। अवार्ड प्रदेश को जल संवर्धन जल संरक्षण के लिए दिया गया है। राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरा, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने से दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में देखा जाए तो उत्तर उत्तर क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार मुजफ्फरनगर को मिला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जिला ही है। उत्तर प्रदेश के 14 व्यक्तियों को प्रदान किया गया पद्म पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के 14 व्यक्तियों को। ठीक है। कौन कौन है भाई? देखिए, राधे श्याम खेमका मरणोपरांत, कल्याण सिंह मरणोपरांत को क्रमशः साहित्य और शिक्षा तथा सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। तो पद्म विभूषण किसको किसको मिला है? राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत और कल्याण सिंह को मरणोपरांत। ठीक है। दोनों को किसमें मिला? साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में राधे श्याम खेमका को, कल्याण सिंह को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में मिला हुआ है। ठीक है। देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नाम है पद्म विभूषण। राशिद खान को कला के क्षेत्र में, वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण मिला। तो 2 लोगों को पद्म विभूषण मिला और पद्म भूषण मिला 2 लोगों को। ठीक। इसी प्रकार से सुश्री कमलिनी अस्थाना, सुश्री नलिनी अस्थाना, इन दोनों को कला के लिए, शीश राम कला के लिए, सेठ पाल सिंह कृषि, सुश्री विद्या बिंदु सिंह साहित्य शिक्षा, शिवानंद योग, अजय कुमार सोनकर विज्ञान अभियांत्रिकी, सुश्री अजिता श्रीवास्तव कला, डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी चिकित्सा, शिवनाथ मिश्र कला को पद्मश्री दिया गया है। तो 2 को पद्म विभूषण, 2 को पद्मश्री। पद्म विभूषण जो मिला दोनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, एक को शिक्षा साहित्य शिक्षा क्षेत्र में, एक को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में। ठीक। पद्म विभूषण मिला 2 लोगों को। कौन कौन है? राशिद खान को कला के क्षेत्र में और वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक। बाकी अब ये 4 हो गए, तो 10 लोगों को पद्म श्री मिला हुआ है। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के 23वें अध्यक्ष बने सतीश महाना। 18वीं विधानसभा के 23वें अध्यक्ष बने हैं। कानपुर नगर की महाराजपुर सीट से विधायक हैं सतीश महाना। ठीक है। इनको अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में महाना पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद वो लगातार विधायक निर्वाचित हो रहे हैं। 18वीं विधानसभा में महाना 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। याद रखना, महाना योगी सरकार 1 में औद्योगिक विकास मंत्री के साथ विधानसभा की कई समितियों के अध्यक्ष भी रहे हैं। ओके। चलिए, अब भैया मार्च का समाप्त हो गया, अब हम अप्रैल का देख लेंगे। तो अप्रैल 2022 का भी देख लेते हैं। और 12 जून को एग्ज़ाम है, तो मई का भी कवर करेंगे कहीं न कहीं से, चाहे वो वीकली तौर पे कवर करेंगे, लेकिन हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल अप्रैल का देख लेते हैं। अप्रैल में सबसे पहले देखेंगे, दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण हुआ है। दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली, तो भैया याद रखना कहाँ से कहाँ तक है, पहली रैपिड रेल का अनावरण हुआ मार्च 2022 में NCR दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम द्वारा किया गया। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी और महज 55 मिनट में 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है। क्षेत्रीय कॉरिडोर पर बिजनेस या प्रीमियम कोच रखने वाला यह देश का पहला होगा। ठीक है। इंडिगो के सह प्रवर्तक राकेश गंगवाल ने किया IIT कानपुर के साथ समझौता। इंडिगो के सह प्रवर्तक हैं राकेश गंगवाल, इनका नाम है। इन्होंने IIT कानपुर के साथ समझौता किया। इंडिगो के सह प्रवर्तक राकेश गंगवाल ने अपने परिसर में संयुक्त रूप से स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए IIT कानपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। कॉलेज की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए दान करेंगे। स्कूल के सलाहकार बोर्ड में शामिल होंगे। 2 चरणों में ये बनकर तैयार होगा। पहले चरण में 500 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करना इसमें शामिल है, पहले वाले चरण में। ठीक है, यह ध्यान रखना। आगे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो भैया श्रावस्ती जिले से हुई है। ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 4 अप्रैल दिन याद रखना श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई। ठीक। राज्य में श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है, याद रखना।
गरीबी में भी सबसे आगे है। ठीक है, कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे, पूछेंगे क्या कोई बच्चा है जो स्कूल जाने से वंचित रह गया है, उस बच्चे का स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। ठीक है, स्कूल चलो अभियान कहाँ से, श्रावस्ती से स्टार्ट हुआ 4 अप्रैल को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। WUS IIT कानपुर आधारित स्टार्टअप जिसे एक्सेलरेशन प्रोग्राम के लिए चुना गया है। WUS एक SaaS मतलब सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर आधारित स्टार्टअप को सिटी की सोशल इनोवेशन लैब द्वारा एक्सेलरेशन प्रोग्राम के लिए चुना गया। WUS को IIT कानपुर और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इंक्यूबेट किया गया। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में WUS को मेंटरिंग, गो टू मार्केट रणनीति, सीड फंडिंग, नेटवर्क स्केलिंग के अवसर प्राप्त होंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया AAI के साथ पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 317.855 एकड़ भूमि को AAI को पट्टे पर देने के संबंध में है। उत्तर प्रदेश में अब तक 19 हवाई अड्डों को चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना कितने हवाई अड्डे चालू हैं। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए रामदरस मिश्र का चयन हुआ है। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसका चयन हुआ, रामदरस मिश्र का। प्रख्यात कवि हैं, साहित्यकार हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविताओं के संग्रह कौन सा है, मैं तो यहाँ हूँ, याद रखना कौन सा, मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। 91 में स्थापित सरस्वती सम्मान हर साल एक भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र होता है, एक पट्टिका होती है, 15 लाख रुपया भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने किया पश्चिम बंगाल को शीर्ष सब्जी उत्पादक के रूप में प्रतिस्थापित। मतलब अब उत्तर प्रदेश हो गया शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अब इससे पहले कौन था, पश्चिम बंगाल था। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल की जगह सब्जियों के मामले में शीर्ष उत्पादक राज्य के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सब्जियों के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। मतलब उत्तर प्रदेश पहले स्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र भी शामिल है। 21-22 फसल वर्ष में उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन 29.58 मतलब 58 मिलियन टन होने की उम्मीद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार संभल और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज स्थापित करती। कहाँ कहाँ, संभल में और महाराजगंज में। ठीक है, राज्य के संभल महाराजगंज जिलों में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार PPP मोड के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने 2024 तक महाराजगंज और संभल जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वाराणसी में बनेगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल बनेगा वाराणसी में। ठीक है, दशाश्वमेध प्लाजा नाम याद रखना, दशाश्वमेध प्लाजा नाम है। निर्माण पूरा होने के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण एक मॉल बनाने की तैयारी में है, जहां बनारसी साड़ी, खिलौने, हथकरघा शिल्प के साथ ही प्रसिद्ध खान पान की चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ ही पर्यटकों को आर्टिफिशियल वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर राइडिंग, झूला सहित अन्य लुभाने वाले इंडोर गेम की सुविधा भी यहाँ पे मिलेगी उनको। ठीक है, दरअसल बनारस के प्रसिद्ध उत्पाद अलग अलग इलाके में मिलने की वजह से कम समय की यात्रा पर आने वाले पर्यटक खरीदारी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, काशी विश्वनाथ के भव्य स्वरूप निर्माण के बाद आम दिनों में 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु बनारस आ रहे हैं और विशेष अवसरों पर यह संख्या 5 से 10 लाख तक पहुँच रही है। ऐसे में क्या होगा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मॉल के जरिए बनारसी उत्पादों को ले जा सकेंगे। ठीक है, तो ये फायदा होगा। चलिए आगे देखते हैं। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश की 13वीं रैंक आ गई, राज्य ऊर्जा के मामले में और जलवायु सूचकांक के मामले में। ठीक, राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक 13वीं, जबकि स्कोर रहा 41। यह सूचकांक 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग ने जारी किया। ये भी याद रखना। यह सूचकांक 6 मानक इसके हैं। कौन कौन से मानक भाई, डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, नई पहल
और पहुंच, वहनीयता और विश्वसनीयता के आधार पर जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को ट्रैक करता है। ठीक है, इसके 6 मानक हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित हुआ भारत का पहला अमृत सरोवर। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में। यहाँ पे हुआ है। तो रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में, पटवई नाम याद रखना, भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अमृत सरोवर पहल शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा। तो याद रखना। आगे, महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जयंती 9 अप्रैल को मनाई गई है। महान घुमक्कड़ प्रकांड पंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था भैया, और पंदहा गांव में हुआ था। ठीक है, 9 अप्रैल 1893 को। असली नाम उनका क्या है? उनका असली नाम है भैया केदार पांडे। ठीक है, पर दुनिया उन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से जानती है। नाम क्या है? केदार पांडे नाम उनका पूरा। ठीक है, उन्होंने विश्व के अनेक देशों की यात्रा भी की, खूब पढ़ा लिखा। इस घुमक्कड़ी के चलते महापंडित हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, पाली, अंग्रेजी, जापानी, रूसी, तिब्बती और फ्रांसीसी भाषाओं के अच्छे जानकार हो गए। कहते हैं इनके अतिरिक्त भी उन्हें 20-25 भाषाओं का ज्ञान था। मतलब इतनी सारी भाषाएं तो आती थी, इसके अलावा 20-25 भाषा और जानते थे। ठीक है, चलिए आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जयंती 15 अप्रैल को मनाई गई। कवि सम्राट हैं, कवि सम्राट याद रखना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। इनका भी भैया निजामाबाद कस्बे में हुआ था। एक गौड़ परिवार में हुआ था 15 अप्रैल 1865 को। ठीक है, 1890 ईस्वी में कानून गो की परीक्षा पास किए थे, कानून गो बने। तो 1923 में इन्होंने पद से अवकाश ले लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक बन गए। कहा जाता है कि हिंदी कवि के विकास में हरिऔध जी की भूमिका मील का पत्थर साबित हुई है। ठीक है, उन्होंने संस्कृत छंदों का हिंदी में सफल प्रयोग किया। प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत वर्ण वृत्त में करके, जहाँ कभी सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी दिया था। किसके नाम से? प्रिय प्रवास के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ घर घर दस्तक अभियान। क्या है भाई? संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई। अभियान के तहत आशा वर्कर घर घर जाकर संचारी रोग से ग्रस्त मरीजों की पहचान कर रही हैं। इसके साथ ही लोगों को संचारी रोग के बारे में और उससे बचाव के तरीके के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर जांच की व्यवस्था कराई जा सकेगी। आशा वर्कर्स लोगों को दवा उपलब्ध कराएंगी। अगर आवश्यकता हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया जाएगा। वे लोगों को साफ पानी पीने, आसपास साफ सफाई करने के लिए जागरूक भी कर रही हैं। साथ ही लोगों को अपने आसपास पानी इकट्ठा होने से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके बचाव के तरीके को भी बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते थे। उत्तर प्रदेश का अपना पहला हाथी रिजर्व बन गया। उत्तर प्रदेश का अपना पहला हाथी रिजर्व है। तो कहाँ पे है? अब जल्द ही अपना हाथी रिजर्व होगा उत्तर प्रदेश का। केंद्रीय वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश का तराई इलाका और दुधवा टाइगर रिजर्व, कौन सा? तराई इलाका, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर उत्तर प्रदेश का ये पहला तराई एलिफेंट रिजर्व होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रस्तावित तराई एलिफेंट रिजर्व के अस्तित्व में आने के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का अकेला राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा, जो 4 खास जंगली प्रजातियों, कौन कौन से? बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी, बारहसिंगा की रक्षा संरक्षण करेगा। ठीक है, अगले में आगे है कि लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है भाई, याद रखना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रखना, लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय वाराणसी दौरा हुआ है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 3 दिन का वाराणसी दौरा किया है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री क्या नाम है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। वाराणसी 3 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की और उत्तर प्रदेश में निवेश व्यापार की संभावनाओं पर चर्चा भी की। ठीक है, चलिए, इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ की अस्थियों को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा की धारा में प्रवाहित किया। ठीक है, चलिए
आगे देख लेते हैं, प्रयागराज जंक्शन बनेगा उत्तर मध्य रेलवे का सर्वोत्तम स्टेशन। प्रयागराज जंक्शन की बात हो रही, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय पर आयोजित हुआ 67वें रेल सप्ताह समारोह में प्रयागराज मंडल ने 16 शील्ड जीती है इसमें। साथ ही प्रयागराज जंक्शन पूरे एनसीआर मतलब उत्तर मध्य रेलवे का सर्वोत्तम स्टेशन का प्रमाण पत्र पाने में सफल भी रहा। रेल सप्ताह समारोह में समूह पुरस्कार समेत उत्कृष्ट सेवा देने वाले 155 रेलवे कर्मियों को भी पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। तो प्रयागराज जंक्शन क्या बनेगा, उत्तर मध्य रेलवे का सर्वोत्तम स्टेशन। आगे उत्तर प्रदेश में जमीन पैमाइश अब ईटीएस करेगी। जमीन पैमाइश कौन करेगा, ईटीएस। बिहार और पंजाब के बाद जमीन पैमाइश की यह नई व्यवस्था यूपी में जल्द शुरू होने जा रही भैया। बिहार में है, पंजाब में भी है, ठीक है। योगी सरकार अब जमीनों की पैमाइश इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन स्टेशन से कराएगी। इस नई व्यवस्था के तहत यूपी की सभी तहसीलों में 5-5 मशीनें रखी जाएंगी। ईटीएस से निकलने वाली किरणें जमीन की नपाई करेंगी। यूपी के हर गांव में जमीन पैमाइश एक बड़ा विवाद है। इस विवाद की वजह से कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं, ठीक है। यूपी सरकार ने जमीन पैमाइश पर अपनी गंभीरता दिखाते हुए एक नया कदम उठाया है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में वाराणसी जो है देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में वाराणसी देश में पहले स्थान पर पहुंचा है। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता, अप्रैल में मनाया जाता है, 21 अप्रैल को, ठीक है। सिविल सर्विसेज डे पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को पुरस्कृत किया है। यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि वो 2021 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में वाराणसी देश भर में पहले स्थान पर आ गया, ठीक है। इस वर्ष यह पहला अवसर है जब वाराणसी को देश स्तरीय पुरस्कार प्रधानमंत्री के हाथों मिला है। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण ठेला पटरी व्यापारियों को आजीविका संबंधी समस्या से बुरी तरह जूझना पड़ा था। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की। इसमें छोटे दुकानदारों, ठेला पटरी वालों को सस्ती दर पर 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। कर्ज के लिए किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होती, हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसी मामले में वाराणसी को मिला है, ठीक है। इसी के साथ ये पूरा करंट अफेयर जो है मार्च और अप्रैल का कंप्लीट हो गया भैया। और अगली वीडियो जो देखेंगे ना उसमें हम मार्च का ही देखेंगे और मंथली मैगजीन होगी पूरी, ठीक है। तो वो भी करीब 5-6 वीडियो में ही कवर करेंगे और उसके मुख्य टॉपिक देखेंगे हम जो एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद भैया। अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, सब लोग मस्त रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।